हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक का एग्ज़ाम 2019 में हुआ था उसका मैथमेटिक्स पार्ट को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो करेंगे इसमें आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट होगा आप मेरे से बिल्कुल पूछिएगा। ये हमारा कुछ प्रीवियस प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देखिएगा, आपको आपके अकॉर्डिंग जो जो सही लगे आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ इंजीनियरिंग वाला भी है, तो हो सकता है वो आपके काम का ना हो अगर आप शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं तो। मैथमेटिक्स में इतने टॉपिक्स हैं जो हम लोग अभी रिसेंटली कवर किए हैं, इसके अलावा भी और बहुत कुछ है जो हम लोग प्रीवियसली कवर कर चुके हैं। देखते हैं अभी जो हम लोग एग्जाम डिस्कस करेंगे ये 25 अगस्त 2019 को हुआ था। इसमें कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बातें हैं इसको देख लेते हैं। जैसे टीचर भर्ती का अगर हम लोग देखे होंगे टेट वगैरह, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, टीचर शिक्षक भर्ती हो रहा है ना, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। और अभी जो है ये रिक्रूटमेंट एग्जाम है तो इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इसके अलावा ध्यान देना है कि इसमें मैथमेटिक्स पार्ट हमारा 30 मार्क्स का है, इसको अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जो मेरे से कुछ लोग पूछ रहे थे, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है हिंदी या इंग्लिश में, है ना, तो जो इंग्लिश वाला पोर्शन रहेगा वो आपका हमेशा सही माना जाएगा, तो इस अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। देखते हैं पार्ट 4 हमारा मैथमेटिक्स ईजी सा है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है ना, धैर्य तथा हार्दिक साथ में काम करते हैं तो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। धैर्य अकेले उसी काम को 14 दिन में कंप्लीट कर लेता है। हार्दिक अकेले करेगा तो कितना दिन में करेगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आना ही आना रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। हम लोग इसको अच्छे से कवर भी किए हैं अलग अलग मेथड से, चैन रूल मेथड से, बेसिक मेथड से, एलिगेशन मेथड से, है ना। इजी से क्वेश्चन है, इसका मैं आपको दो तरीके से बता रहा हूँ, फिर थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। जैसे एक बेसिक मेथड देखते हैं, सिंपल सा है। अगर मान लीजिए एक ही काम को एक्स दिन में कर रहा है तो एक दिन का काम कैसे 1/x लिखते हैं, है ना। वैसा मैं इसको आपको लिखकर बता रहा हूँ। जैसे हार्दिक और धारिया धैर्य, है ना, एक दिन काम किया धैर्य, और एक दिन का काम हुआ हार्दिक का, दोनों का मिलाकर एक दिन दोनों का काम। ठीक है, तो ये आपको दोनों का काम दिया है, 12 दिन में ख़त्म हो रहा है, तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/12। एक दिन का काम धैर्य का, है ना, धैर्य अकेले 14 दिन में करता है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/14। और हार्दिक का काम हमको निकालना है तो मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, एक्स दिन में काम को ख़त्म करता है। एक इक्वेशन एक ही अननोन, यहाँ पर आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो 1/x इधर हो जाएगा 1/12 माइनस 1/14, है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा, नीचे इसका एलसीएम 84 आ जाएगा, 12 7 जा 14 6 जा 1/84, मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 84, है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसी को हम लोग एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं कि ए, जिनको पता होगा ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी होता है एलिगेशन मेथड, नहीं देखे होंगे आप, इस वीडियो में है, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई धैर्य, है ना, इस काम को कितने दिन में करता है, कहा गया है 14 डेज में करता है। हार्दिक कितने दिन में करता है पता नहीं, मान लीजिए हम लोग एक्स दिन में करेगा। इन दोनों का जो एलसीएम होता है इतना हम लोग मानते हैं कि इतना काम कंप्लीट करना है। अब 14 काम कर कंप्लीट करना है, एक दिन में 14 काम कर रहा है, सॉरी मतलब 14 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो इनका 1 डे वर्क आ जाएगा, है ना। इसको आप इससे डिवाइड करोगे एक्स आएगा, इसको, है ना, 14x को आप x से डिवाइड करोगे तो 14 आएगा। मतलब हम लोग के इस कंडीशन के हिसाब से धैर्य के एक दिन का काम x है और हार्दिक के एक दिन का काम 14 है। ठीक है, अब x काम किया एक दिन धैर्य, 14 काम किया एक दिन हार्दिक, ऐसे करते करते इन लोग 12 डेज तक काम किए, तो इनका टोटल काम, है ना, जो 14x यहाँ पे हम लोग निकाले थे, ये काम कंप्लीट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ भी हमारे x का वैल्यू 84 ही आएगा। जैसे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है तो ये, ठीक है, इसको इससे करेंगे 12 14 जा, ठीक है, 12 चौक 48, ये 4 12 कम 12 12 और ये 160। ठीक है, इधर की तरफ कितना हो गया 14x, ये इधर चल जाएगा 2x बराबर 168, तो x बराबर कितना हो जाएगा 84 डेज, है ना। दोनों से मेरा वही आंसर आएगा। देखिएगा एलिगेशन मेथड बहुत ही आसान होता है। ओके, उसके बाद जैसे ये मेरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन की सत्यता की कसौटी केवल जांच अनुभविक तरीके से की जा सकती है ना। अनुभव से क्या कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर एम्पिरिकल मेथड, है ना, मतलब जो हम लोग करके देखते हैं, तो एम्पिरिकल मेथड मतलब अपने अनुभव से जो किए देखे, जिससे हमको जो अनुभव मिला वो, है ना। तो ये तो हम लोग सब एक्सपेरिमेंटल मेथड से देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस वाला है ना, इसको हम लोग करके देखते हैं। ये है जो हम लोग अपने अनुभव से करेंगे। क्या, मोरनी सितंबर के महीने के आसपास अंडे देती है। ठीक है, पेडागॉजी जब अच्छे से पढ़ेंगे ना उसमें हमको ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, गणित संक्रियाओं को हल करने के तेज और मशीनी, है ना, मशीनी बातों का जब भी बात होता है तो जो मशीन का रहता है ना, वो आपका एल्गोरिदम जैसा रहता है। ठीक है, एल्गोरिदम तो क्या है, गणितीय संक्रियाओं को सरल, तेज और मशीनी बताता है ना। व्हाट मेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन ईजियर, फास्ट एंड मैकेनिकल, तो ये क्या होगा, प्रतीक और एल्गोरिदम, है ना। चलिए, इफ़ यू इफ़ वी नो टू कुक अ पर्टिकुलर पल्स, पल्स मतलब दाल, है ना, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं।
अगर हम एक तरह की दाल पकाना जानते हैं तो इस तरीके से प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके हम अन्य दालों को भी पका सकते हैं। मतलब हम लोग एक चीज़ सीखे और उसी तरीके का जो रिलेटेड रहता है उसको हम लोग दूसरा कोई चीज़ करेंगे, है ना। मतलब एक एग्जांपल देखे वैसा ही सिमिलर सा दूसरा एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इस टाइप का जो मेथड रहता है ये हमारा व्यापीकरण कहलाता है। ठीक है, इसको देखिएगा, है ना, डिटेल में पढ़ लेंगे जब हम लोग मैथ पैडागोजी कर रहे होंगे। तो आगे देखिए, एवरेज का क्वेश्चन है। राहुल बॉट 10 बुक्स एट द रेट ऑफ ₹80 ईच, है ना। मतलब 80 बुक खरीदा 10 रुपये के दर से। उसके बाद 16 पेंसिल एट रेट ऑफ ₹3, मतलब 16 पेंसिल खरीदा 3 रुपये की दर से। एंड 15 पेन्स एट ₹5 ईच, मतलब 15 पेन खरीदा 5 रुपये की दर से, है ना। एवरेज या फिर औसत क्या होता है, हमको जितना भी डाटा दिया है, हमको यहाँ पे एवरेज प्राइस बोल रहा है तो पहले तो हम लोग टोटल प्राइस निकाल लेंगे कि पूरा कितना प्राइस हो रहा है। और उसके बाद औसत मतलब सबको बराबर बराबर बांटने पे जो नंबर आए, है ना। तो अब इसके नंबर ऑफ डाटा, अगर हम लोग प्राइस का बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल प्राइस अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल। जैसे इसी को मैं हिंदी में लिखूँ, आंकड़े का योग बराबर आंकड़े की संख्या, है ना। तो मेरे को एवरेज चाहिए तो मैं पहले टोटल प्राइस कितना पड़ रहा है निकाल लेता हूँ। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, टोटल इसका प्राइस मतलब प्राइस कितना पैसा हमको पड़ रहा है और नंबर ऑफ आर्टिकल, है ना, मतलब कितना हम लोग आर्टिकल खरीदे हैं। तो टोटल प्राइस देखते हैं, 10 बुक खरीदे हैं 80 रुपये का, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 गुणित 80। ठीक है, ये हो गया मेरा पहले वाले का प्राइस। दूसरा, 3 पेंसिल मतलब 3 रुपये की दर से 16 पेंसिल खरीदे हैं और 16, है ना। और अगला क्या है, 5 की दर से 15 पेंसिल खरीदे हैं, मतलब मेरे को टोटल इतना कॉस्ट पड़ेगा। और मेरा आर्टिकल कितना है, देखिए 10 और 16, है ना, और 15, तो 16 और 15 हो गया 21। यहाँ लिख दे रहा हूँ, कन्फ्यूज़न मत हो, 10, 16 और 15। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 10 ये हो गया 800, 16 32 48, ठीक है, और ये कितना हो गया 15 पचे 75। ठीक है, ये 15 और 16 हो गया कितना 31, 31 और 10 41। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 123 923। ठीक है, ये 923/41। इसको एक बार सॉल्व कीजिएगा, है ना। मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, ये आपका आ जाएगा 22.51, है ना। पॉइंट समथिंग भी रहेगा बट ये अप्रॉक्स है, 22.51 इतना आपका आंसर रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द प्रोसेस विच प्रूव्स अ स्टेटमेंट इन ऑल सर्कमस्टांसेस, है ना, मतलब जो सभी स्थितियों में सिद्ध करे। तो देखिए हम लोग आगमनी स्थिति में हम लोग जो आगमनिक तर्क रहता है, इंडक्टिव कंक्लूजन, है ना, मतलब जिसमें हम लोग देखते हैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जिसको हम लोग एक पर्टिकुलर रूल में सेट कर सकें। तो ऐसा देखते हैं जो सब में सूट करेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे इसका एग्जाम्पल मैं आपको डेफिनेशन भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये इंडक्टिव कंक्लूजन क्या होता है, जो जनरलाइज्ड कंक्लूजन पे बेस्ड होता है। जनरलाइज्ड मतलब जो सामान्य परिस्थिति पर कंक्लूजन है उस पर बेस्ड होता है। इसको डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। आपका जो इंडक्टिव और डिडक्टिव है ना, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आता ही आता है, घूम के किसी न किसी तरीके से आएगा। मैथ पैडागॉजी में नहीं आएगा तो जो हमारा नॉर्मल पैडागॉजी शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं शुरू में 30 नंबर का है, उसमें कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए व्हाट मस्ट बी एडेड, है ना, मतलब वह संख्या जिसको हम लोग 3:5 में जोड़ें कि प्रत्येक पदों में जोड़ने पर, है ना, 5:7 हो जाए। रेशियो हम लोग पढ़े हुए हैं काफ़ी डिटेल में, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए पहले ही 3/5 है, दोनों तरफ बराबर बराबर रेशियो बढ़ रहा है, 5/7 हो रहा है। आपको सॉल्व करते रहेंगे डायरेक्ट पता चल जाएगा आंसर 2 हो रहा है ना, 2 2, क्योंकि ऊपर भी उतना ही बढ़ रहा है नीचे भी उतना ही बढ़ रहा है। फिर भी फॉर द टाइम बिंग अभी हमारा ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, देखिए जैसे 3/5 है ना, ये पहले से कितना है 3/5 है। मान लेते हैं कि हम लोग इसमें x ऐड करेंगे, है ना, ऊपर भी नीचे भी, तो ये रेशियो मेरा क्या हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। 7 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 21 + 7x, इधर कितना हो गया 25 + 5x, है ना, x को इधर 21 को इधर, मतलब कितना हो गया 2x बराबर हमारा 25 में से 21 घटाएंगे 4 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। x का वैल्यू इसमें 2 कहीं नहीं दिया है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गणितीय प्रश्नों को हल करने में किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में कौन सी मानसीय क्षमता विकसित होती है। गणित को पेडागॉजी आप कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे, जहाँ पे आप उसका नेचर पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आप उसके बारे में पढ़ोगे, है ना। पैटर्नों और संबंधों में तलाश करने की क्षमता, स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने की क्षमता और तार्किक क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता,
तीनों चीज़ें हैं, इसके अलावा भी और बहुत कुछ होता है, बट ये तीनों हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, देखते हैं। द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज कितना है, 5√3 द एरिया इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका है ना 5√3 है ना, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले बात तो समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर होता है ना, और तीनों कोण भी आपका 60 डिग्री होता है। तो इसका माध्यिका मेरे को दिया हुआ है, माध्यिका ये है ना, किसी भी आप लाइन को बीच में एक पॉइंट कीजिए और अगले जो पॉइंट है, जैसे इस लाइन है, इस लाइन का बीचों बीच और अगला जो आपका यहाँ मिल रहा है पॉइंट, इसको मिलाएंगे तो जो लाइन का लेंथ होगा वो माध्यिका कहलाता है। आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। तो माध्यिका का मीडियन का फॉर्मूला होता है √3/2 ए क्या है आपका, कोई सा भी एक साइड, तीनों साइड तो बराबर ही है ना। तो अगर हम लोग यहाँ सर देखते हैं, यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो मेरे को ए का वैल्यू मिल जाएगा। मेरे को ये चीज़ दिया हुआ है कितना, √3/2 ए का मान दिया हुआ है 5। तो यहाँ मेरा ए का मान आ जाएगा क्या, 5√3 है ना, √3 कटा 2 इधर चल गया, तो ए का मान कितना आ गया 10, मतलब इसका हर भुजा 10 mm का है। अब या तो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला इसका एरिया का डायरेक्ट पता हो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 ए स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ आप एरिया को डायरेक्ट पुट कर सकते हो, जैसे √3/4 ए का स्क्वायर है ना, ए कितना है मेरा 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 को 4 से भाग दोगे 25, और ये कितना हो गया 25 √3 125 √3। या फिर हम लोग एक दूसरा जो नॉर्मल किसी भी ट्राइंगल का एरिया का एक फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला होता है, अभी हम लोग यहाँ एक यूज़ कर रहे हैं, एक आगे चल के देखेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला है ना। तो हाफ बेस इंटू हाइट, इससे भी कर सकते हैं, हाफ कर दिए है ना एरिया के लिए, हाफ बेस, सभी साइड 10 है तो ये भी आपका 10 ही होगा, मतलब इसका बेस कितना हो गया 10, और हाइट कितना है, यही जो आपको ऊंचाई दिया हुआ है 5√3, तो ये हम लोग रख दिए 5√3 है ना, ये दोनों में से किसी भी मेथड से आ जाएगा। 2 5 जा 5 5 जा है ना, 2 5 10 5 5 25, तो ये क्या हो गया 25√3, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, ये वाला तो याद रखिएगा ही है ना ट्राइंगल का, इससे हमारा कोई सा भी बन जाएगा। अगर आपको हाइट निकालने नहीं आता है तो भी आप इस फॉर्मूला को भी इससे डिराइव कर सकते हो, देखेंगे जब पढ़ेंगे ज्योमेट्री तो। बाकी ये वाला तो याद रखिएगा ही है ना, कोई सा भी आपका जैसे ट्राइंगल हो, जैसे मान लीजिए इस टाइप से कुछ भी आपका लंबा, कितना भी लंबा ट्राइंगल हो है ना, जैसे यहाँ से अब इसका हाइट एक बार निकाल लिए ना है ना, उसके बाद ये बेस एक ले लेना है आपको, यहाँ तक से जैसे है, ठीक है, और हाफ बेस, और उससे जो ऊंचाई है परपेंडिकुलर ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई, वो आपका हो जाएगा है ना, हाफ बेस इंटू हाइट किसी भी ट्राइंगल का एरिया। आगे हम लोग एक हेरॉन्स फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए है ना, ये वाला भी एक फॉर्मूला है, इसको भी देख सकते हो आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। द पेयर ऑफ नंबर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम जिसको हम लोग सह अभाज्य भी बोलते हैं या फिर को प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं है ना। प्राइम नंबर तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं, कुछ इसका एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी अगर आप देखना चाहोगे तो मैं यहाँ मेंशन कर दिया हूँ। सिंपल सा है, कोई भी 2 या 3 ऐसे नंबर था ना जिनका HCF महत्तम समापवर्तक हमेशा आपका HCF आपका 1 होगा, मतलब बड़ा से बड़ा नंबर जो हमारे दोनों नंबर को या फिर उस पेयर को डिवाइड करे 1 होगा है ना, भले ही वो नंबर खुद में प्राइम हो चाहे ना हो। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो, ये जो 12 है ये नंबर खुद में प्राइम नहीं है, आपका अभाज्य नंबर नहीं है, लेकिन जब हम लोग इन तीनों को देखते हैं तो ये क्या है, इनका महत्तम समापवर्तक 1 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमको देखो, ये तो मेरा 3 से दोनों भाग जा रहा है ना, उसके बाद ये मेरा दोनों नंबर इवन है, सम संख्या है, 2 से दोनों भाग जाएगा, ये मेरा 13 से जाएगा है ना, 13 26 13 9, तो यहाँ से मेरे को एक ही नंबर ऐसा दिख रहा है जो किसी से और से डिवाइड नहीं हो रहा है। 25 खुद में अभाज्य नहीं है ना, 72 खुद में अभाज्य नहीं है, लेकिन दोनों नंबर का महत्तम समापवर्तक 1 है, इसलिए दोनों नंबर आपका सापेक्षता अभाज्य है, सह अभाज्य है ना, रिलेटिव प्राइम है या फिर को प्राइम नंबर है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में किसका मतलब रटना है ना, मतलब जो हम लोग रोट लर्निंग कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम लोग देखते हैं ना, चिल्ड्रन आस्किंग एल्डर्स टू रिपीट द स्टोरी, मतलब बच्चे द्वारा बड़ों के बार बार है ना, बड़ों से बार बार कहानी दोहराने को कहना, बच्चे बड़ों को कह रहे हैं बार बार कहानी दोहराओ। मशीनी तरीके से दोहराना है ना, मशीनी तरीके से दोहराना, बच्चे द्वारा जानकारी को अलग अलग तरीके से दोहराना। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से दोहरा रहा है मतलब ये तो रट नहीं रहा है ना, मतलब एक आपका निगेटिव हो गया, मतलब आपका उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता। अब इन दोनों में से देखो रटने वाला कौन सा ज़्यादा लग रहा है,
मशीनी तरीके से दोहराना, है ना। तो रटने वाला में हमारा क्या हो जाएगा, रटना का बच्चे किसी जानकारी को मशीनी तरीके से मतलब बार बार रिपीट कर रहे हैं, बिना कुछ समझे बिना कुछ देखे बस रिपीट कर रहे हैं, वो क्या हो गया आपका मशीनी तरीके से दोहराना, रटना। जैसे रट्टू तोता होता है ना, ना उसको कुछ समझना है, बस रटना है और बोलना है, ठीक है, वैसा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये मेरा एक फ्रैक्शन है एक्स, फिर 1.32323232, तो इसमें एक्स को आपको क्या बताना है, रेशनल फॉर्म में बताना है। तो देखिए जैसे अगर इसको मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.323232। तो जो चीज़ बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर हम लोग एक ऐसा एक सिंबल लगा देते हैं, है ना। ये बार बोलते हैं, जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम लोग एक ऐसा सिंबल लगा दिए, जितने टर्म्स के ऊपर है उतना टर्म्स आपका बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसको जैसे हमको सॉल्व करना है, जो नंबर है उसको तो रहने दिए, इसको जैसे सॉल्व करना है तो पहले उस नंबर को लिख लिए, और उसके बाद नीचे में जितने डिजिट्स, जितने नंबर्स आपका रिपीट हो रहा है उतने बार 99 लिखेंगे, 99, है ना। अगर 3 नंबर रिपीट हो रहा होता तो हम लोग 3 बार लिखते, ठीक है। अब इसको हमको बस सॉल्व करना है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 99, 99 वन जा 99 और प्लस 32 लिख दे रहा हूँ, 99 प्लस 32 कितना हो गया, 131/99, ठीक है। इसका मेथड होता है, और जैसे अगर आधा रिपीट हो रहा है, बिल्कुल कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, सबका अलग अलग मेथड होता है, ठीक है। इसको हम लोग कभी सीख लेंगे आराम से। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर अंतर्वर्ग, है ना, मतलब एक सर्कल है, ऐसा, ठीक है, जिसका रेडियस मतलब जो आधा लेंथ है, सेंटर से आधा लेंथ है 6 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा इसका, आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर आपको एक बनाना है स्क्वायर, वर्ग, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी सर्कल का, किसी भी वृत्त का जो सबसे बड़ा लंबाई होता है उसका डायमीटर होता है, और किसी भी स्क्वायर के अंदर जो सबसे बड़ा लंबाई होता है उसका डायगोनल होता है। तो हमारा जो सर्कल है, हमारा जो वृत्त है, उसका जो डायमीटर है वो हमारे वर्ग का, है ना, वृत्त का डायमीटर मतलब व्यास, वो हमारे वर्ग का विकर्ण, है ना, डायगोनल के बराबर होगा, ठीक है। ये यहाँ पर कितना है, हमारा 12 है। इस तरीके से बनाएंगे तब इसका जो चारों भुजा है वो आपके सर्कल को चारों जगह टच करेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से अब हमारा एक जानते हैं कि वृत्त का जो व्यास है वही वर्ग का विकर्ण है ना। और एक फॉर्मूला होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2a, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को एक चीज़ पता चल जाएगा, मेरे को √2a बाहर रहेगा, है ना। इसका मान कितना दिया हुआ है, 12। ए मतलब जो आपका साइड है ना, इसका जो साइड है ए, ये, ठीक है। तो ए मतलब इसका जो साइड है ये मेरे को पता चल गया कितना, 12/√2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ए क्या है लिख दे रहा हूँ मैं, ए लेंथ ऑफ द ये। उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर, सिंपल, है ना। एरिया मतलब क्षेत्रफल, ए का स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करोगे 12/√2 इंटू 12/√2, है ना। नीचे 2 बार √2 है तो 2 हो जाएगा, 12 12 करोगे 144, और यही चीज़ डिवाइड होगा तो 72, ठीक है। स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। जो भी समझ में नहीं आएगा आप क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। जैसे एक ये क्वेश्चन है, राम सोल्ड अ बाइक टू राहुल, है ना। एक राम है, ये अपना राहुल को अपना एक बाइक सोल्ड किए 30% प्रॉफिट लेकर। राम 30% लाभ पर अपना मोटरसाइकिल किसको बेचे, राहुल, है ना। जानते हो ना, कभी खुशी कभी गम में राहुल नाम था, ठीक है। अब क्या है, ये अपना लिए कितना 30% प्रॉफिट, 30% बढ़ा कर ले लिए, और राहुल सोल्ड हिज बाइक टू आशीष, है ना। एक दूसरे भी राहुल थे बट उनको नहीं करते, ठीक है। ये अपना 20% घाटा करवा के ले लिए। अब राम पेड 5000 फॉर द बाइक, है ना, मतलब जो राम है वो कितना 5000 रुपीज़ दिए हैं, 5000 रुपये दिए हैं बाइक के लिए। तो आशीष के लिए मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा। देखिए मैं पिछला जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया हूँ वहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्टकट 1.3 मल्टीप्लाई किया था, तो उसमें बहुत सारे लोग डाउट पूछ रहे थे, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ। आई होप समझ पाएंगे आप लोग, है ना। देखिए 5000 इसके पास रेट पहले पड़ा था, है ना। अब इसमें ये 30% ज़्यादा ले लिया, मतलब क्या लिए, 30% ऑफ 5000, है ना। तो 5000 और 30% ऑफ 5000 निकालोगे, तो ये मैं थोड़ा लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। 30/100 इंटू 5000, है ना, कितना आएगा 10%, 500, 30% कितना 1500, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 5000 में 1500 में ऐड करूँगा
तो 6500 हो जाएगा। मतलब इनके लिए कितना प्राइस पड़ा, 6500। अब ये अगले पर्सन को बेच रहे हैं 20% कम में, है ना। तो जैसे 6500 से 100% कोई चीज़ कंप्लीट होता है, उसका 20% कम मतलब कितना, 80% रह जाएगा, है ना। या फिर सिंपल इसी में से मैं घटा दे रहा हूँ 20% ऑफ, आप लोग को लॉन्ग मेथड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले में बहुत पूछे हैं आप लोग, है ना। 20% ऑफ 6500, ठीक है। तो 6500, 20% कितना होगा, 20/100 इंटू 6500, ठीक है। 10% इसका हो जाएगा 650, 20% हो जाएगा 1300। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, 20 कटेगा 65, है ना। 65 गुणित 20 करोगे 1300 आ जाएगा। तो ऐसे करके लिख देता हूँ, 65 माइनस 1300, ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 5200, है ना, 5200। इसको हम लोग और भी बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल में बता दे रहा हूँ। पहले इसका रेट कितना था, 5000 था, ठीक है, 5000 था। अब ये 30% बढ़ गया, है ना। 30% जो बढ़ाते हैं 1.3 मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसको पूछे हो। 5000 रेट था, है ना, इतना तो खुद था ही ये, है ना। इसमें अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ प्लस 30% ऑफ 5000, ठीक है। इसका क्या मतलब है, 5000 तो आपका बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये 5000 ऐसा हो गया 1 प्लस 30%, 30% को ऐसा लिखेंगे। तो इसीलिए जितना परसेंट बढ़ता है हम लोग पॉइंट के आगे वैसा लिख देते हैं। ये मेरा नंबर हो गया 5000 इंटू 1.3, मतलब 30% बढ़ गया। इसी तरीके से अगर मेरे को इसी में ही जो भी नंबर आ रहा है इसमें 20% घटाना है, तो एक का 20% घटा दोगे 0.8 हो जाएगा, है ना। तो ये 5000 इंटू 1.3 मतलब 30% बढ़ा, और 20% घटा तो ये 0.8, है ना। ऐसा कर लेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा 5200, ठीक है। और भी बहुत सारा तरीका है, इसके अलावा भी बहुत सारा तरीका है। 0.8 ये आपका आ जाएगा 5200। और है ना, एक फॉर्मूला आप लोग जाने होंगे कि अगर कोई चीज़ आपका x% बढ़ रहा है घट रहा है, y% बढ़ रहा है घट रहा है, तो दोनों के कारण कंबाइन कितना होता है ना। तो ये हम लोग x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, है ना, इस फॉर्मूला से भी करते हैं। यहाँ पे x की जगह में 30 पुट कर दीजिए, y की जगह में -20 पुट कर दीजिए, तो वो आपका एक आंसर आ जाएगा, और उतना परसेंट हम लोग इसका निकाल लेंगे, ठीक है। बट एक आंसर हमारा इनफ है आई थिंक, जिससे आसान लगे, ठीक है। चलिए देखिए, एलिमेंट्री स्कूल मैथमेटिक्स आर लर्नड, शुरुआती स्कूल में बच्चे लोग को जब एकदम छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको कैसे पढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ खिलौना वगैरह देकर पढ़ाते हैं, है ना। कुछ ऐसा देते हैं जिसको हम लोग देख सकें, टच कर सकें, जो हमारा ठोस निरूपण कहलाता है। जैसे बचपन में देखे होंगे कुछ ना कुछ इस टाइप से चीज़ों को दिखाते हैं, उसके थ्रू पढ़ाते हैं, ठीक है। या फिर देखे होंगे इस टाइप से रहता है, इसमें नंबर लिखा होता है 1 2 3। गिनती भी करते हैं तो कैसे करते हैं हम लोग, 1 2 3, किसी चीज़ को, ठोस वस्तु को छू कर, है ना, जिसको हम लोग बता सकें, बच्चे लोग को थोड़ा सा वैसा ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये आपका ठोस निरूपण होता है, क्योंकि यहाँ पर शुरुआती स्कूल कहा गया है ना। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। किसी में कुछ भी डाउट होगा आप लोग पूछेंगे, है ना, बिल्कुल। देखिए सिंपल सा है, एकदम सिंपल था। इसको आपको सॉल्व करना है, क्यूब रूट इसका, क्यूब रूट 216 का, प्लस, है ना, क्यूब रूट 64 का। तो ये तो आपको अगर नहीं याद होगा, मैं एक टेबल दिया था पहले भी, यहाँ पर दे रहा हूँ। कम से कम 30 तक का आपको स्क्वायर, 15 तक का क्यूब, और 10 तक का क्यूब स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए 2197 आपका किसका क्यूब है, ये आपका है 21, सॉरी यहाँ 97 होगा, हाँ नहीं, इसको थोड़ा सुधार लेंगे, 2197, है ना। ये इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, 2197 है। तो ये किसका है, 13 का है। अगर नहीं समझ में आता है ना, चलिए इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे। नन ऑफ दिस नहीं होता तो मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताता हूँ, ठीक है। देखते हैं, ये जो है आपका क्यूब रूट किसका, 2197 इंटू क्यूब रूट ऑफ 216, है ना, प्लस क्यूब रूट ऑफ 64। तो ये इसका क्यूब रूट किसका है, ये 13 का है। 216 किसका है, आप देखिएगा 6 छक 36, उसमें फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अंदर है ना। ये किसका है, 6 का, उसके बाद प्लस ये आपका हो जाएगा, ये सॉरी 3 अंदर है, 4 चौक 16, ये ऐसा, ठीक है। अब ठीक है, तो 13 छक 78 प्लस 4 मतलब 82, इसका आंसर हो जाएगा 82, ठीक है। इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, है ना, यहाँ पर आपका 2197, ठीक है। तो एक और अच्छा सा क्वेश्चन, द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 4 5 6 8, वह न्यूनतम संख्या जो 4 6 8 से विभाजित हो, है ना, न्यूनतम
पूर्ण संख्या। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिया है, मतलब इसी में से किसी को बताना है ना। तो देखिए, या तो आप डायरेक्ट भी ऑप्शन करके देख सकते हो, या फिर अगर नहीं कुछ आता है तो पूरा हम लोग फुल मेथड देखते हैं। इन सारे नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर, पहली बात तो क्या होगा, वो इसका लघुत्तम समापवर्तक होगा, एलसीएम होगा, है ना। तो इन सब का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ मतलब लघुत्तम समापवर्तक किसका, 4, 5, 6 और 8 का, है ना। लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है, देखिए जो नंबर 8 से डिवाइड होगा वो तो 4 से होगा ही, 4 नहीं लिखते तो भी चल जाता, बट मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। 2, 2, 5, 3, 4, है ना। 2 सॉरी 1, 5, 3, 2, फिर यहाँ पर 2, 1, 5, 3, 1, उसके बाद फिर ये क्या हो गया 3, 1, 5, 1, 1 और फिर 5, है ना। मतलब इनका जो एलसीएम होगा इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो नंबर्स हैं सब एक एक पेयर में होना चाहिए, मतलब दो दो के पेयर में होना चाहिए। तो इसको मेरे को जैसे दो दो का पेयर बनाना है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, देखो ये तो एक पेयर बना हुआ है, इसको एक पेयर बनाने के लिए मेरे को 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको एक पेयर बनाने के लिए मेरे को 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको एक पेयर बनाने के लिए मेरे को 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इस नंबर में जब मैं इतना को पूरा मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये एक जो बनेगा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। और ये कितना होगा, 5 तिया 15, 15 8 120, है ना। और इतना को हम लोग जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास नंबर आएगा 3600। ये मेरा वो छोटा से छोटा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है और इन सभी नंबर से डिवाइड होगा। लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं कि ये नंबर तो है ही नहीं, है ना। तो 3600 के टेबल में जो ऐसा नंबर आए, है ना, तो 3600 से अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो यही नंबर है आपका ऊपर वाला जो आपका डिवाइड होगा, ये वाला, है ना, 14400। ठीक है, करके देखना चाहो करके देख सकते हो। 14400, 360000, 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, 36 दूना 72, 72 दूना 144, मतलब 4 टाइम्स में चल जाएगा। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे। सीखने का मॉडल परस्पर अंतःक्रिया से संबंधित है ना, मतलब इंटरेक्शन से। पैडागॉगी जो भी पढ़ना स्टार्ट भी किए होंगे, पियाजे के बारे में पढ़े ही होंगे, है ना, पियाजे का कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, तो ये आपका वही है ना। इंटरेक्शन वाला जो है ये आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कहलाता है। पियाजे के बारे में जो भी पढ़े होंगे, ये वाला फोटो भी देखे होंगे, है ना, जिसमें आप लोग एसिमुलेशन, एडॉप्शन ये सब पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो क्या पूछा गया है, कौन सा मॉडल बच्चों के परस्पर अंतःक्रिया से संबंधित है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल, रचनावादी मॉडल, है ना। बच्चे अपने ज्ञान का जो रचना करता है बोलते हैं ना, है ना, इंट्रैक्शन करके, वही। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या कहा गया है। अ मैन गोज फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा से बॉम्बे से गोवा जाता है, एंड कम्स बैक एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, है ना, समान गति से 50 किलोमीटर पर आवर से वापस आता है। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगा। देखिए वैसे तो औसत चाल होता है हमारा टोटल डिस्टेंस, मतलब जितना पूरा दूरी तय किया है अपॉन टोटल टाइम, है ना, कुल जितना समय लगा है। लेकिन अगर डिस्टेंस मेरा इक्वल है, जैसे यहाँ पर इक्वल है, मेरे को पता चल जाएगा एवरेज स्पीड, है ना, औसत चाल। अगर मेरे को दो डिस्टेंस दिया हुआ है S1 और S2, बट अगर सेम डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पर A से B गया, है ना, A से B गया S1 स्पीड से, और B से A वापस आया, अगर ऐसा बोला है मतलब डिस्टेंस तो बराबर है ना, दूरी तो बराबर है। तो जब जब दूरी बराबर रहेगा तब हम लोग एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। ठीक है, दो स्पीड यहाँ पर हमको दिया हुआ है 2, पहला वाला स्पीड कितना है 30, दूसरा वाला स्पीड कितना है 50। ठीक है, ये क्या हो गया 30 प्लस 50। इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। ऊपर कितना हो गया 3 5 15, 2 जीरो, और फिर ऊपर कितना हो जाएगा 300, है ना, नीचे कितना हो गया 80। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, ऐसा ऐसा, है ना। ये उसके बाद आधा 150, आधा 75, फिर आधा 37.5। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब जब आपका डिस्टेंस इक्वल रहे, है ना, बराबर बराबर दूरी। अब चाहे ये A से B जाए और उसके बाद B से C जाए, है ना, अगर बराबर दूरी है तब अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपको बोला है A से B गया और B से A वापस आया, मतलब दूरी तो आपका बराबर ही रहा। ठीक है, चलिए देखिए फिर एक रटने वाला आ गया। गणित पढ़ने के संदर्भ में बैंकिंग मॉडल, जब भी आपको बैंकिंग मॉडल कहा जाए, मतलब बैंकिंग मॉडल क्या होता है कि आप किसी के दिमाग में कोई चीज़ को ज़बरदस्ती ठूस दिए, है ना, उसको समझने से मतलब नहीं है, उसको बस रट के आदमी
सीख रहा है ना, बस रट ले रहा है, तो वो वाला आपका क्या कहलाता है, बैंकिंग मॉडल के तहत क्या सही है ना। कक्षा में कराए गए सवालों को, उन जैसे सवालों को बार बार दोहराना है ना, बच्चों को एक वक्त पर एक ही किस्म के सवाल देना, एक वक्त पर है ना, बाद में हम लोग अलग सवाल दे सकते हैं। अवधारणा पर योजना बनाकर गतिविधि द्वारा छानबीन कराएंगे, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। तो अगर हम लोग सेम उन जैसा ही सवाल बार बार दोहरा रहे हैं, मतलब ये क्या हुआ, हम लोग रटा हुआ विद्या ही उनको बार बार करवा रहे हैं, है ना। देखिएगा ना, बैंकिंग मॉडल इंपॉर्टेंट है। किसी चीज़ को रटा हुआ बार बार बिना समझे बार बार अगर आप करवा रहे हो तो ये आपका बैंकिंग मॉडल कहलाता है। इसमें आपका क्रिएटिविटी को बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ रटो, रटंत वाला, ठीक है, रोट लर्निंग जो कहते हैं। बाकी बैंकिंग मॉडल के बारे में डिटेल पढ़ना चाहेंगे, यहाँ मैं थोड़ा सा लिख दिया हूँ। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि बैंकिंग मॉडल कौन दिए हैं, है ना, तो ये पॉलो फेरी के बुक से है, ठीक है। चलिए, मतलब टेट एग्जाम में आया था। देखिए क्या है, कब कहेंगे कि कुछ अवधारणात्मक ज्ञान ग्रहण कर लिया है बच्चा, है ना, बच्चे कुछ अवधारणात्मक मतलब कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, कोई चीज़ कॉन्सेप्ट सीख गया है, कब बोलेंगे, सीखने की प्रक्रिया का ज्ञान होना, है ना, मतलब सीखने की प्रक्रिया का ज्ञान होना, तो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखा है नहीं बोलेंगे। सीखे हुए प्रतिक्रियात्मक ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों पर लागू करना, मतलब जो सीख चुका है उसको अलग अलग कंडीशन पे अगर कोई आदमी अप्लाई कर पा रहा है, मतलब आदमी उस चीज़ का कॉन्सेप्ट को सीख चुका है ना। जैसे कि अगर आप स्पीड टाइम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सीख चुके हो, ठीक है, वही दूरी चाल समय वाला आप सीख चुके हो, उसको आप ट्रेन के प्रॉब्लम में भी कर पा रहे हो, बोट एंड स्ट्रीम में भी कर पा रहे हो, नाव और धारा में भी, मतलब आप इसका कॉन्सेप्ट सीख चुके हो, है ना। तो कॉन्सेप्ट सीखने का क्या है, आप इसको अलग अलग परिस्थितियों पर लागू कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब चिल्ड्रन हैव द कैपेसिटी, सॉरी, बच्चों के दिमाग में विचार बनाने की अवधारणा के बीच नए संबंध बनाने की क्षमता होती है। इस क्षमता को सीखने में कौन सा मॉडल स्थान नहीं रखता है, ठीक है, मतलब सीखने की क्षमता को कौन ध्यान नहीं देता है, कहा गया है, ठीक है। देखो, कंस्ट्रक्टिविस्ट तो यही कहते हैं, है ना, रचनावादी, कि आदमी इंट्रैक्शन करके सीख रहा है, इसमें भी रचनावादी है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपको वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। जो बैंकिंग वाला है और प्रोग्रामिंग वाला है, ये सिर्फ रटने पर ध्यान देते हैं, प्रोग्रामिंग मतलब एक उससे रिलेटेड दूसरा ऐसा, है ना। तो जो नया सीखने वाला है को नहीं, नॉट लिखा है, इसलिए आपका बैंकिंग और प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है। चलिए ना, बैंकिंग जो हम लोग अभी देखे थे, क्रिएटिविटी का कोई इसमें रोल नहीं रहता है। गणित में प्रतीकों के विस्तृत प्रयोग का कारण है, इसमें हम लोग सिंबल को ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं, मैथ पेडागॉजी कभी पढ़ेंगे तो देखेंगे, है ना। पेडागॉजी हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं, ताकि इससे हम लोग तो पहली बात मैथ्स को संक्षिप्त कर सकते हैं। आपको कोई बड़ा सा इक्वेशन लिखना है, जैसे अगर मेरे को लिखना है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है ना, तो ये मैं शॉर्ट में ऐसा लिख सकता हूँ, PRT/100, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, इसको संक्षिप्त में कर दिया, तो ये तो चलिए सही है, सिंबलाइज कर दिया, है ना। मैथमेटिक्स को स्पष्ट करना, ये हम लोग दो अलग अलग फॉर्मूला को कंपेयर करके स्पष्ट कर सकते हैं, दो तो मेरा वैसे ही हो गया, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, गणित को शक्तिशाली संचार का माध्यम बनाना, इसको हम लोग एज अ लैंग्वेज संचार का माध्यम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग सिंबलाइज करके। तो जब इसमें से मेरा तीनों के तीनों हैं, तो आंसर यहाँ हो जाएगा मेरा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन, है ना, इवेल्युएशन क्या होता है, जो हम लोग सीखने के बाद करते हैं, ठीक है। तो मतलब आकलन, एक बार चेक करना जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ सही जा रहा है कि नहीं, क्या सुधार कर सकते हैं, वो हमारा आकलन होता है, ठीक है। अब जैसे आकलन या फिर इवेल्युएशन क्या करते हैं, गाइड द लर्निंग प्रोसेस, इसमें हमारा जो सीखने की प्रक्रिया है वहाँ पे हमको कोई चीज़ चेक करेंगे, पता चलेगा क्या गलत है, तो हम उसको सुधारेंगे, है ना। सीखने का प्रक्रिया देखेंगे कि हम लोग जो सिखा रहे हैं वो उस मेथड से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो कैसे पता चलेगा, सामने वाले का आकलन करके, और सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, है ना, जो गलती है उसको सुधारे, सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगा, इसलिए इसका क्या आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव, तीनों, ठीक है। चलिए देखिए, 13% ऑफ एक्स इज 117, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, परसेंटेज हम लोग पढ़े भी हुए हैं, फिर भी नहीं भी पढ़े हो तो भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है। 13% ऑफ एक्स इज 117, है ना, जिनको थोड़ा बहुत परसेंटेज का नॉलेज है, डायरेक्ट आपको आंसर दिख जाएगा, है ना। 13, यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, 13% ऑफ एक्स, ठीक है, 13% ऑफ एक्स, मतलब ये कैसे लिखा जाएगा, 13/100 ऑफ एक्स इज 117, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 13 9 जा, इधर 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इसी में नहीं लिख रहा हूँ, एक्स इक्वल्स टू 117 इंटू 100/13, है ना, 13 इससे 9 जा, ये आपका क्या हो जाएगा, 900, जी, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, परसेंटेज का सबसे इजी। देखिए क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 36 मीटर,
परिमाप, है ना। परिमाप क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए मैं एक धागा यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ से धागा को मैं ऐसे करके रखा, इसमें मैं पूरा उसके आउटर बाउंड्री पर चला और फिर उसी स्थान पर पहुँच गया। फिर जब मैं निकाल कर धागा को सीधा करूँगा तो जो उसका लंबाई होगा वो उसका पेरीमीटर कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। ट्राइंगल का परिमाप कितना होगा, तीनों भुजा को जोड़ दीजिए। एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 2, 3, 4, है ना। मतलब कोई इसमें 2x है, कोई इसमें 3x है, कोई इसमें 4x है, ऐसा कहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एक नया फॉर्मूला भी देखेंगे पेरीमीटर वाला, है ना, हेरोन्स फॉर्मूला जो बोलते हैं। तो एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल, है ना, ये क्या होता है हमारा एस अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला इसको बोलते हैं। ये एस क्या है आपका, सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप। ए बी और सी तीनों को जोड़ोगे तो परिमाप आएगा, उसको आधा कर दोगे तो एस आएगा, उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, ये पेरीमीटर क्या है आपका, ए बी सी, है ना। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है कितना, पेरीमीटर 36 है। मान लो इसका पेरीमीटर से यहीं पे, ठीक है, जो पेरीमीटर है, पहला भुजा अगर मान लो मेरा 2x है, रेशियो है ना, ये 2x 3x 4x ऐसा। दूसरा भुजा आपका कितना है, 3x है। तीसरा भुजा कितना है, 4x है। सबको मिलाकर मेरा 36 हो रहा है। यहाँ मेरा x का वैल्यू आएगा क्या, 2 और 3 5, 5 और 4 9, है ना। 9x बराबर 36, x बराबर 4। ठीक है, ये मेरा x का वैल्यू 4 आ गया। मतलब जो मेरा पहला वाला भुजा था, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला वाला भुजा जो मेरा 2x था, यही लिखें कि इधर लिख लेते हैं। ठीक है, पहला भुजा 2x था, है ना, x का वैल्यू 4 है, मतलब ये मेरा कितना हो जाएगा 8। दूसरा भुजा मेरा कितना था 3x, 3 चौक 12। तीसरा भुजा मेरा कितना था 4x, तो 4 इंटू 4 मतलब 16। अब ये हम लोग फॉर्मूला इसको एरिया में पुट कर देते हैं। ठीक है, एरिया, तो सेमी पैरामीटर, मेरा सेमी पैरामीटर कितना हो जाएगा, यहाँ एस का मान कितना हो जाएगा, तीनों को पहले तो आप जोड़िए 8। या सेमी पैरामीटर मेरे को पैरामीटर पता ही है, उसको मैं 2 से भाग दे देता हूँ, 36/2 मतलब ये मेरा हो गया 18। अब जो एरिया है, क्षेत्रफल है, तो ये फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। अंडर रूट एस कितना है आपका 18। ठीक है, यहाँ कितना है आपका एस माइनस मतलब 18 माइनस 8, दूसरा गुणे 18 माइनस 12 गुणे 18 माइनस 16। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 18 में से आप 8 घटाओगे आएगा 10, 18 में से 12 घटाओगे आएगा 6, और यहाँ क्या आ जाएगा 2। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है, रूट से बाहर निकालना है, जिसको हम लोग छोटा छोटा फैक्टर में तोड़ लेते हैं। जैसे ये मेरा 18 है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 3। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। और ये तो 2 ही है, जहाँ जहाँ 2 का पेयर बनेगा एक बार निकल जाएगा। 2 का पेयर मतलब 2 पेयर, जैसे ऐसा है ना, ये मेरा एक बार बाहर निकल जाएगा, है ना। यहाँ पर मेरा 2 बार 2 है, एक बार बाहर निकल गया। उसके अलावा ये मेरा एक बार बाहर निकल गया, तो मेरा बाहर क्या क्या हो जाएगा, 2 एक बार, 2 2 बार, 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 बाहर निकल गया। और अंदर जो बचता है, क्या क्या बच गया आपका, 5 और 3, है ना। ये वाला अलग से लिख दे रहा हूँ दूसरे कलर से। 5 ये बच गया और 3 ये बच गया। ठीक है, 5 इंटू 3, यहाँ से मेरा आंसर पता चल जाएगा मेरे को कितना हो गया, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये हो गया 12 और ये हो गया 15, है ना। इसका आंसर क्या हो गया, बी। ओके, ठीक है, चलिए। अ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, एक जो ट्रेन है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एवं कवर सर्टेन डिस्टेंस 5 आवर, मतलब एक निश्चित दूरी 5 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए ट्रेन की चाल क्या होगी, है ना। मतलब डिस्टेंस मेरा सेम है, 8 घंटे में तय करना है, तो क्या होगा, देखिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बराबर टाइम। यहाँ पे मेरे को, है ना, मतलब चाल दूरी बटा समय, दूरी बताया है कि बराबर है स्पीड इंटू टाइम, है ना। दोनों कंडीशन के लिए दूरी तो मेरा सेम है, मतलब अगर मैं पहले वाले स्पीड के हिसाब से पहले वाला का टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो वही होगा जो दूसरे वाले स्पीड के हिसाब से दूसरे वाला का टाइम होगा। पहले वाले में मेरे को स्पीड दिया हुआ है कितना 80, पहले वाले में टाइम दिया हुआ है कितना 5, दूसरा वाला स्पीड मेरे को कितना दिया हुआ है, यही तो निकालना है। टाइम मेरे को कितना दिया है 8 आवर में, है ना। एक इक्वेशन है, एक ही अननोन है, सॉल्व हो जाएगा। 8 को इधर कट करेंगे, 10 जा, है ना, H2, तो 80 इंटू 5/8, है ना, 8 10 जा 10, 10 पंचे 50, ये आपका हो गया 50। यूनिट लिखना चाहें तो किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा अब मेरे को क्वेश्चन नंबर करके कमेंट कर दीजिएगा, या फिर जो टाइम रहेगा, है ना, जैसे जितने भी टाइम पे हुआ है वो टाइम लिखकर आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ओके।
देखिए इसका आपको एक्सप्रेशन बताना है, मतलब इसको आपको सॉल्व करके बताना है, एकदम आसान है। ये हम लोग वी वर्ड मास से जो सॉल्व करते हैं ना, अगर किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब है तो एक ऑर्डर होता है जो हमको फॉलो करना होता है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग बिना कॉलम को सॉल्व करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए किसी के ऊपर ऐसा लगा हुआ है, वो वाला सिंबल है ना, उसके बाद कुछ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, फिर कहीं ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 3 × 2 है, सबसे पहले हम लोग डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को और उसके बाद माइनस को। मैं इसको अगर आपको पूरा स्टेप से बता दूँ, है ना, तो इसको अब हम लोग एक बार सॉल्व करेंगे। तो 4 को हम लोग 2 से भाग दिए, 2 -1, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 6 + 2 -1। अब इसके बाद देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन को तो एक साथ कर सकते हो, 6 2 8, 8 में से 1 कम 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे दी हुई किस अवधारणा का अमूर्तीकरण ठोस उदाहरण से कर सकते हैं। ठोस उदाहरण मतलब जिसको आप टच कर सको, छू सको, है ना, सॉलिड एग्जाम्पल। तो इसमें से किसको छू सकते हो, बिंदु, रेखा, किरण, है ना, इसको तो हम लोग छू नहीं सकते। गोलाई, किसी चीज़ का गोलाई को आप छू के बता सकते हो ना, जैसे कि अगर ये मेरा बॉल है ना, तो इसको हम लोग टच करके बता सकते हैं कि ये किस तरीके से गोल है। ठीक है, ठोस रूप में किसको बता सकते हैं हम लोग, गोलाई, है ना, ये तो स्फीयर हो गया, है ना, गोला हो गया। बट जैसे सर्कल है तो वृत्त को भी हम लोग ऐसा टच करके गोलाई को उसका बता सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके अलावा एक जो लास्ट है ना, अगर क्या कहा गया है, कोई राशि 8 वर्ष में किसी दर से, साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखिए जो भी आपका मिश्र धन होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है ना, तो अगर कोई चीज़ n टाइम्स हो जा रहा है टी ईयर में तो एक इसका आपका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, बैंकिंग वाला हम लोग पढ़े हैं अच्छे से, है ना, तो यहाँ पर एकदम सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, इसको ध्यान देंगे। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर n टाइम्स हो रहा है तो इस फॉर्मूला में रख के हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरा 100 हो गया, 2 टाइम्स हो रहा है तो मैं n की जगह लिखा 2, r मेरे को फाइंड करना है और कितने साल में बोला है, 8 वर्ष में, है ना, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 8 हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया 1, तो ये r का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी 100/8, है ना, ये मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर आपका 12.5%, 12.5, मतलब ये आपका ये वाला। ठीक है, ये कैसे आता है इसका मैं डेरिवेशन भी यहाँ पर आपको जैसे बता दे रहा हूँ, ये आपका अगर डेरिवेशन देखना चाहो तो, और इसके बिना भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरा कोई सिंपल इंटरेस्ट, है ना, साधारण ब्याज है, वो 2 गुना हो गया, है ना, मतलब कोई मनी अपना, सॉरी, कोई अपना जो पैसा है वो टोटल 2 गुना हो गया अपने प्रिंसिपल का। ठीक है, अमाउंट क्या होता है मेरा, मूलधन प्लस ब्याज, मतलब एक तो मेरा मूलधन ही है और जो मेरा ब्याज है वो खुद मेरा मूलधन के बराबर है ना। तो अब इसी में मेरे को क्या कहा है, मेरा साधारण ब्याज, है ना, तो मेरा जो ये है 2p, ये मेरा 1/p, और जो मेरा साधारण ब्याज है इसका क्या फॉर्मूला है आपका, PRT/100। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा 2p है, एक एक p को हम लोग कट कर देते हैं तो इधर की तरफ आपका क्या बचेगा, p बराबर PRT/100। ठीक है, अब मेरा फिर से एक बार p कट गया, यहाँ पर आपका 1 आ गया, इस 100 को इधर भेज दिए आप लोग, तो RT बराबर 100, t का मान भी आपको दिया हुआ है 8 साल, है ना, t मतलब टाइम। ठीक है, तो r बराबर क्या हो गया आपका 100/8। ऐसा भी आप सॉल्व करोगे तो आपका 12.5 आ जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ और रहेगा, अगर 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो आप लोग यहाँ पर 2p की जगह एक घटा के लिखोगे। अगर मान लीजिए कोई चीज़ दुगना हो गया है ना, दुगना हो गया मतलब एक बार तो आपका मूलधन है ही, फिर जो एक बार है वो आपका ब्याज है ना, तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई करना चाहोगे, ये फॉर्मूला है, कैसे आया है देखना चाहोगे तो ये कैसे आया है वो है। कुछ भी डाउट रहेगा पूछिएगा, हम लोग उसको अच्छे से फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यूट्यूब में मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे जो शिक्षक भर्ती है ना, शिक्षक भर्ती में मैथ्स और साइंस मिलाकर जो है 30 नंबर का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे। अभी तक जितना पढ़े, किसी में कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिएगा मेरे किसी भी वीडियो पे, है ना, इस पर करोगे तो तुरंत पता चलेगा। तो जो भी डाउट रहेगा पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम वगैरह में पूछ सकते हो। जो भी सजेशन होगा, डाउट होगा, कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। डिस्कशन वगैरह करना है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे हम लोग अच्छे से डिस्कशन भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, नोट्स, स्टडी मटेरियल, जो ये प्रीवियस अभी ये वाला क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर है ना, इसका मॉडल आंसर और जो पढ़ रहे हैं इसका PDF भी जल्दी मिल जाएगा। ये सब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मेरा फेसबुक प्रोफाइल, ईमेल आईडी सब आपको मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।